तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे और हमारे लेक्चर्स को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम आज टॉपिक को चालू करेंगे। मेन जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। और जो भी मैंने अभी पिछले 3 लेक्चर में कवर किया वो थोड़ा सा बेसिक थे, ठीक है, जिसको अगर आप नहीं समझोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्टार्ट करने से पहले हम 2 छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेक्चर को चालू करते हैं। तो जो पहला हमारा छोटा सा जो टॉपिक है वो है SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो SHM मतलब क्या हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो चार्जेस हैं वो क्या SHM करते हैं? तो आंसर है हाँ, करते हैं, बट स्पेशल केस में। कब, कौन सा केस होता है? जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में 2 केस देखे थे, एक पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो रहा था कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उनके लाइन ज्वाइनिंग में ही रखना चाहिए, तब जाके वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज को रखना है तो उसको उसके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलरली रखना होगा, जिसके कारण आपका SHM होगा, ठीक है। अब इसके अंदर इनके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहूंगा कि SHM होगा कैसे। कि देखिए, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब चाहेंगे क्या, दोनों इस चार्ज को रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब अपने तरफ, अपने से दूर भेजेंगे। तो ये चार्ज इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये F2 वाला चार्ज है, इसको Q2 लिख देता हूँ, Q1 लिख देता हूँ। और ये वाला चार्ज को इधर फोर्स देगा, इसको तो F1। तो अब देख पा रहे हो ये ऐसे 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 मूव होगा, ठीक है। और इस टाइप के ही मोशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। इधर भी वैसा होगा, ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ ये अट्रैक्ट होगा इस तरफ ऐसे, और ये इस तरफ ऐसे अट्रैक्ट होगा। तो इसको ये ऐसे खींचेगा, फिर इसको ये ऐसे खींचेगा। तो एज अ पेंडुलम टाइप का ये मोशन आपको दिखेगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई ml³ 4k³ बाई Q0, ठीक है। तो ये हमारे पास SHM इन इलेक्ट्रोस्टैट की कंडीशन को मैंने आपको बता दिया कि कब होगा अप्लाई। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही SHM होगा। ये मस्ट केस है कि यही होना चाहिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला निकल के आएगा T = 2 पाई ml³/4q/q, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। इसके ऊपर सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं ले आऊंगा कि इसका डेरिवेशन निकल कैसे आया। ऑल्दो इम्पोर्टेंट तो नहीं है हमारे CBSE बोर्ड के खिलाफ, बट अगर क्यूरियोसिटी है आपको जानने की तो कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, छोटी सी, ठीक है। मैं लेकर आ जाऊंगा, चलिए, छोटी सी एक डेरिवेशन वाली वीडियो में मैं इसको कवर करा दूंगा। चलिए फिर आते हैं, मैं सेकंड टॉपिक थोड़ा सा जो बचा है उसके बाद हम मेन टॉपिक पे चालू करेंगे। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ जो हमने डिस्कस किया था अपने सेकंड लेक्चर आई थिंक, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। सिंपल था कि 2 अपोजिट जो फोर्सेस होंगे जब इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब हो जाएंगे, वैसे लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ बोल देंगे। उसके लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला भी देखा था, F21 = K/Q1Q2/R²। बस अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ गया, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब समझिए कि हम यहाँ पे अब डायरेक्शन को भी थोड़ा डिफाइन करेंगे, ठीक, किस डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं F12 = -F21, तो ये क्या दिखा रहा है कि F12 का फोर्स अपोजिट है F21 वाले फोर्स से। तो अगर मैं F21 वाला फोर्स यहाँ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और क्या होगा, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर भी आएगा जो कि किसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए r कैप लिखा है, ठीक है। आर की डायरेक्शन में आएगा। डिस्टेंस की डायरेक्शन में अगर हम पोजीशन वेक्टर लेंगे तो r कैप से उसको डिनोट किया जाएगा,
ठीक है, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये मैंने डिस्टेंस आर लिया है, इसी की डायरेक्शन में अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूँ, मान लो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इस पे फोर्स क्या आ रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ रहा है ना, इसके कारण इस पे फोर्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसको हम आर कैप से दिखाएंगे, आर कैप टू 1, और ये तो है ही अपना मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारा ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस हम लेंगे ना, ये R21 से डिफाइन करेंगे, अगर इस तरफ से लेंगे तो R21 डिफाइन करेंगे, और अगर हम लोग ने डायरेक्शन इस तरफ से लिया, इसलिए वेक्टर का साइन लगा रहे हैं R12, तो हम समझ पाएंगे कि किस तरफ से डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस तरफ से डायरेक्शन ले रहे हैं तो R21 वेक्टर के साथ, अगर हम इस तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं तो R12 वेक्टर के साथ। ठीक है, अब आर कैप किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, आर कैप 21 ले रहे हैं, तो इसको तोड़ने का तरीका देखिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर। आई होप अगर आपको वेक्टर समझ आ रहा होगा। अगर वेक्टर नहीं आएगा तो आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, तो इसके लिए वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, ऑल दो पता होगा क्योंकि आप 11 पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम भी अभी फिजिक्स में वेक्टर वाला भी कोर्स चालू करेंगे, आई थिंक अगले मंथ से। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको सीखना होगा तो आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा इनका डायरेक्शन वाला वेक्टर। ठीक है, और इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, F21 फोर्स इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2। अगर मैं आर कैप की वैल्यू रखूं तो हो जाएगा R21 वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 का क्यूब। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा वेक्टर फॉर्म में ये। ऑल दो वेक्टर फॉर्म का उतना ज़्यादा हम CBSE के क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करते हैं। एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा आपको XYZ प्लेन के बेसिस पे कि इसमें यहाँ पर एक चार्ज रखा है, एक्स प्लेन पे, वाई प्लेन पे एक चार्ज रखा है, जेड प्लेन में एक चार्ज रखा है, तो फोर्स बताओ क्या होगा, तब जाकर हम इस वेक्टर फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऑल दो वैसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको JEE या नीट में क्वेश्चन देखने तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं जो कि सिंपल होंगे, मैं करवा दूंगा 2-3 क्वेश्चन इस पर भी, अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी आएगी, ध्यान में मतलब ध्यान में रखिए खाली इतने फॉर्मूले को। ठीक है, और अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक की तरफ, जो 2002 आज का हमारा टॉपिक है। जो थंबनेल में लिखा था वो हम लेकर आ गए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि मैदान, फील्ड, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि भैया क्या इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड बना रही है, नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है, बनाती है ऑल्दो। ठीक है, जितनी भी करंट वाली चीजें होती है, इलेक्ट्रिक चीजें होती है, वो अपने तरफ फील्ड बनाती है, उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। पर यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है ना, वो रुके हुए चार्ज के कारण आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए चार्ज के कारण आने वाला फोर्स, आने वाला फील्ड। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, देखिए, एट एनी पॉइंट, पहले मुझे लिखने दीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। एट एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड बाय कीपिंग अ टेस्ट चार्ज at that point and finding the force experienced by that charge। अब देखिए कह क्या रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी अंग्रेजी लिख दी, अब कह क्या रहा है, देखिए, किसी भी पॉइंट में स्पेस के अंदर, ठीक है, अगर हम लोग ने एक टेस्ट चार्ज को रखा है तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर उसको टेस्ट चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। ठीक है, मान लो एक टेस्ट चार्ज रखा है और टेस्ट चार्ज के ही रेंज के अंदर एक और चार्ज रखा है जहां पर उस चार्ज को एक्सपीरियंस होगा क्या, फोर्स, वही उतना एरिया उसका एक फील्ड क्रिएट करेगा और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसी स्टेटमेंट से अगर मैं फॉर्मूला को डिराइव करूं तो क्या आएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट चार्ज इन स्पेस। स्पेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर चार्जेस के कारण पॉइंट चार्जेस पे क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। ठीक है,
वो उसके फील्ड के कारण ही उसको फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। ठीक है, अब ये जो क्यू नॉट है ना, मैंने बताया था क्यू नॉट हमारा पॉइंट चार्ज को दर्शाता है। ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब कुछ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला निकाले तो क्या निकल के आएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कूलम्स लॉ से के क्यू नॉट, मतलब मान लीजिए क्यू चार्ज रखा है, उसके कारण क्यू पे फोर्स आ रहा है, क्यू नॉट पे फोर्स आएगा, पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स आएगा, और आर का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रखा था हम लोग ने, क्यू नॉट रखा था ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, अच्छा ई है ना यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्यू रखा, क्यू से क्यू गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आ रही है जिसके कारण पॉइंट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला। अगर आपको चार्ज के टर्म में पूछे, डिस्टेंस के टर्म में पूछे तब, अगर आपको डायरेक्ट फोर्स और पॉइंट चार्ज के टर्म में पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको चार्ज और डिस्टेंस के टर्म में पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब इनके यूनिट के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। तो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम एक ये यूनिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर से क्या डिराइव करें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करें तो कैसे होगा, न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारा हो जाएगा केजी, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और कूलम का क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई अपॉन टी। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड, क्यू इक्वल टू आई टी, ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। इसको मैं उधर ऊपर भेज दूं तो सेकेंड का माइनस का क्यूब हो जाएगा, ये ए का -1 हो जाएगा पावर, और केजी मीटर। अब इसको अगर हम क्या करें, फंक्शन वो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टर्म्स में लिखे तो कैसे लिखेंगे, केजी के लिए आएगा मास मतलब एम, मीटर के लिए एल, एम्पियर के लिए ई रहेगा, और सेकंड के लिए टी टाइम। तो एम एल ए -1 टी -3 ये आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा भी यूनिट है जिसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का भी वो डिफरेंस है, तो उसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये वोल्ट है, वोल्टेज वाला वोल्ट। तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास दो यूनिट आ गई, कौन सा, एक न्यूटन पर सेकेंड, एक आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला चाहे आप इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, सेम ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, कोई अलग नहीं है। अब क्या है, इधर देखिए थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखिए कि कैसे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का देखा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जो आपका आगे वाला है, ठीक है, ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही मूव करेगा हमेशा। हमेशा जब भी हम आर्के वाला जो डिस्टेंस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, आर्के हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगा। और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो देख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के कारण आएगा और वो दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण वो जो चार्जेस फॉर्मूले के अंदर जब रखे जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जिसके कारण ही फील्ड जनरेट हो रही होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे, उस चार्ज को, और उसी के डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर हम फोर्स निकालें, एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, एफ इक्वल टू एफ क्यू नॉट। ध्यान रखेगा, खाली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिर्फ ये नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी इस फॉर्मूले खुद ब खुद डिराइव हो जाएंगे इससे। ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इतना क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। 2-3 जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अगर आपने ये समझा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फिर। ठीक है, चालू करें।
क्या है वो कॉन्सेप्ट देखिए कि प्रॉपर्टीज अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको खत्म कराते हैं फिर हम अपने वीडियो को रैप अप करेंगे, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अब थोड़ा देखते हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, कहाँ से चालू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और ध्यान रखिएगा ये खत्म हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती, ठीक है। एक जगह से चालू करेगी और दूसरी जगह पे जाके खत्म हो जाएगी। देखिए पॉजिटिव चार्ज से चालू और एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड क्या होंगी, चालू होंगी और ये नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगी, ऐसे जाएंगे और ऐसे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से निकालूं, ये देखिए यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे मैं बनाता जाऊँ और तो ऐसे बनते जाएंगे, ये देखिए कितना प्यारा डायग्राम बना, ठीक है। तो आपको तो जैसा प्रॉपर्टी दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी फील्ड लाइंस और टर्मिनेट कहाँ पर हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगे टर्मिनेट, खत्म मतलब, और यहाँ पे हो जाएंगे इसका ओरिजिन, ओरिजिन बोलिए या फिर ओरिजिनेट बोलिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। उसके बाद क्या आता है हमारे पास कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहीं पे दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ना करने का मतलब क्या है, फिर करने का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने बना ली दो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दो डायरेक्शन में मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी एक फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये भी एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन आएगा, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है कि दो डायरेक्शन में एक चार्ज के कारण दो डायरेक्शन में अगर वो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ आएगा क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि दो डायरेक्शन में मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते कैसे हैं, फिर पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल होंगे। अब आता है मेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी का, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आएगी और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत काम आएगा, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट जो लगा है कि क्यों ऐसा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या, कि मान लीजिए ये यहां से गया, पॉजिटिव चार्ज से होते हुए अंदर आ गया, तो ये जो हमारा बनेगा ना, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला ये देखा था हम लोग ने, फोर्स अपॉन क्यू नॉट पॉइंट चार्ज। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स मैंने बोला था, कूलम फोर्स बोला था। कूलम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे लगता है। और ये जो सेंट्रल फोर्स होते हैं इसको हम क्या मान रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स मान रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि पहले हम अपने बातों को देखेंगे, हम जो बोल रहे हैं ना वैसे गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स ये गलत है, ठीक है। कूलम फोर्स सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी अगर पढ़ा होगा तो यहाँ क्या आता है कि जो वर्क डन होता है इन क्लोज लूप, इन क्लोज्ड पाथ या क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस,
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया या फिर क्लोज लूप ले लिया है, जिसके कारण यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक चार्ज रखा मैंने Q0, उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घूम रही है, ठीक है। और अगर मैं इसके कारण क्या करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे फोर्स क्या निकल के आएगा, फोर्स इक्वल टू Q0 अपॉन Q0 इंटू ई, QE, ये हो जाएगा। और अगर हम इसी को क्या कर ले, रखे इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या होगा देखो, तो dW इज इक्वल टू QE डॉट ds, ये हो जाएगा। अगर हम इसको दोनों तरफ को क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इंटीग्रेट अगर बोथ द साइड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dW को यहाँ से इंटीग्रेट किया, यहाँ पे किया, Q0 E ds को इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे कारण होगा क्या, अब E डॉट E, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, देखिए अगर ये है E डॉट ds, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, E ds cos थीटा, और अगर यही होता क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम कैसे लिखते हैं, E ds साइन थीटा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट चार्ज रहेगा इसके ऊपर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू W, इंटीग्रेट करके W आ गया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो क्लोज लूप बनाया था, जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या फोर्स के साथ क्या बना रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो ये क्या 90 डिग्री बना रहा है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। और ये हमारा ds डिस्टेंस है, ये जो चार्ज से डिस्टेंस है ये हमारा मान लीजिए s डिस्टेंस है, ठीक है। तो s के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 90 डिग्री बना रहा है, और cos 90 क्या होता है, थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, E ds cos थीटा, cos थीटा क्या है 90 डिग्री, तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्लोज लूप के लिए जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो आएगा वैल्यू वर्क डन इक्वल टू Q, ये E ds ये ग्रेटर होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। उन्होंने क्या बोला था कि जीरो आएगा वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन आएगा जीरो आएगा, बट इस फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। इसीलिए जो रुके हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो जाता है, पर यहाँ पे क्लोज लूप है ही नहीं, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, ठीक है। समझ आया, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टैटिक चार्ज के कारण वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या करता है, वर्क डन जीरो कर देता है, पर यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा वो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हमारे पास लास्ट पॉइंट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट, और ये हमारे पास एक रामबाण पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रुके हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लोज लूप नहीं बनाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो लिखवा दिया मैंने, ठीक है। स्टैटिक है स्टेशनरी बोले सेम है, तो डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बट however electric field due to time varying magnetic field form closed loop। अब इसका मतलब क्या है भैया बताइए, बता रहे हैं। देखिए, रुके हुए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है किसके कारण, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, उसके कारण आने वाला
इलेक्ट्रिक फील्ड या उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप भी बनाएगा। ठीक है, ये आपको समझ तब आएगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब ये वाला पॉइंट फिर वापस आएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, वहां पे जो वर्क डन होगा वहां वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, जो चार्ज वर्क डन करेगा, पर यहाँ पे चार्ज को वर्क की करना पड़ रहा है क्योंकि स्टेशनरी चार्ज क्लोज लूप नहीं बना रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा, फील्ड को वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बढ़िया पॉइंट आ रहा है, द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। क्या बोल दिया, लिख तो लो, लिख रहे हैं ना, देखिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया है कि जो लाइन है, लाइन कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर लाइन्स लिख दो, ढंग से लिख दो, चलिए कोई बात नहीं, जगह थोड़ी छोटी पड़ जाती है इससे थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, क्या हो जाएगा, गिवन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जितना लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक गिवन पर्टिकुलर एरिया के अंदर पास हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैग्नीट्यूड से। मतलब अगर आप नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दोगे तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट के ऊपर या फिर उस गिवन एरिया के अंदर के। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी हैं। अभी तो आप इतना सब बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, ऐसे यहाँ से मूव करती है, यहाँ पे खत्म होती है, और यहाँ पे आपने पूरा सत्यानाश कर दिया कि इमेजिनरी है। जी हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। दोनों पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो अपने ईज के लिए, हम अपने ईज के लिए उसको ऐसे ड्रॉ करें ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि क्यों ऐसा बिहेवियर शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट लाइंस जो हम बनाते हैं वो एक्चुअली में नहीं दिखते हमें। ठीक है, खुद देखिए कि अगर आप बल्ब जलाते हो फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो क्या फील्ड लाइन आपको दिखती है, नहीं दिखती ना। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हम लोग अपने ईज के लिए उसको बनाते हैं डायग्राम्स के अंदर, बट एक्चुअली में वो लाइन्स एक्सिस्ट नहीं करती हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रियल में है, वो एग्जिस्ट करती है, बट हमें दिखती नहीं है। इसी को दिखाने के लिए हम अपनी इसके लिए हम उसको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को हम कॉपी के अंदर रियल बना देते हैं कि ऐसे ऐसे मूव करती है, यहाँ से ऐसा होता है, वहां से वैसा होता है, तो वो सब है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप इतना काम कर दीजिए। और SHM वाला अगर डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि भैया प्लीज SHM वाला भी डेरिवेशन ले आओ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। नहीं तो अगर है तो ले आएंगे, नहीं है तो भी ले आएंगे। तो मैं तो लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप एक बार यस या नो कमेंट में कर दीजिएगा। और तब तक के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज पक्का मैं इसके नोट्स में डाल दूंगा, बहुत दिनों के नहीं डाला है। इलेक्ट्रोस्टैट का मैं बोला नोट्स डालूंगा, नहीं डाल पा रहा हूँ, बट आज पक्का चली जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बस इतना काम कर दीजिए। ज़्यादा समय लगता नहीं है, फ्री में ही है, सब तो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे। ठीक है, टेलीग्राम में भी सारे नोट्स, सारे अपने वीडियोस की लिंक भी डाल दे रहा हूँ। आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। और फेस केमिस्ट्री दोनों चल रही है, बायो भी अभी थोड़ी देर में चल जाएगी, तो पढ़िए ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। बाय।